सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को कहानी जो है वो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज इस वीडियो का जो एम है वो है 100 लाइक्स का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लाइक एम को कंप्लीट कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। तो अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, कहानी जो है वो शुरू हो रही है। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तकरीबन रात के 10:30 बजे हुए थे। मनोज अपने ऑफिस से निकला था। उस रात मनोज को अपने ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी देर हो गई थी। रोज़ की तरह वो चलता हुआ अपने ऑफिस के पास वाले बस स्टैंड पर पहुंचा, जहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। मनोज वहां पर बस का इंतज़ार करने लगा, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बावजूद भी वहां पर कोई बस नहीं आई। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, कोई बस नहीं आ रही है, बस कब तक आएगी। जिसके जवाब में मनोज ने कहा, माँ जी आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। ऐसा ही होता है, रात के वक्त बस थोड़ी देर से आती है। और तभी वहाँ पर एक बस आकर रुकी। वो बूढ़ी औरत काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी थी, उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बस में चढ़ने के लिए। इसलिए मनोज ने उस बूढ़ी औरत की मदद करी और उसे बस में बैठा दिया और खुद भी बस की एक सीट पर बैठ गया। मनोज टीसी के पास गया और उसने टिकट खरीदी और वो वहाँ पर सीट पर बैठ गया। बस चलने लगी। मनोज ने ध्यान दिया कि वो जो बस का ड्राइवर था वो काफ़ी धीरे धीरे बस को चला रहा था। और मनोज ने कहा, अरे भाई क्या हो गया, ये इतनी धीरे धीरे बस क्यों चला रहे हो। और जैसे ही मनोज ने ये बात बोली, तब मनोज ने उस बस ड्राइवर का मुंह देखा और उस बस ड्राइवर ने देखते हुए कहा, बस ऐसे ही चलेगी, समझे। और फिर मनोज ने टीसी से कहा, अरे टीसी साहब, ये बात क्या है, ये बस ड्राइवर इतनी धीरे धीरे बस क्यों चला रहा। और फिर उस टीसी ने भी एक डरावनी सी आवाज़ में कहा, बस ऐसे ही चलेगी, समझे, सामने की ओर देखो। मनोज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मनोज ने मन ही मन कहा, अरे कैसे अजीब लोग हैं, इससे अच्छा तो किसी और बस में आ जाता। वो बस चलती रही, काफ़ी देर बीत गई, लेकिन उसके बाद मनोज ने ध्यान दिया कि काफ़ी देर हो गई है, लेकिन बस सिर्फ चले जा रही है, मंजिल आ ही नहीं रही है। और उसके बाद जब उसने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की ओर देखा, तब उसके होश जो थे वो उड़ चुके थे, क्योंकि उसे बस में बैठे हुए तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था। मनोज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि रोज़ वो 15 से 20 मिनट में अपने घर वाले स्टैंड पर पहुंच जाता था, लेकिन इस वक्त उसे 1 घंटा बीत चुका था। उसे लगा कि शायद उसकी घड़ी खराब हो गई है, इसलिए उसने अपनी घड़ी को ठोका, लेकिन उसकी जो घड़ी थी वो बिल्कुल ठीक काम कर रही थी। मनोज ने उस ड्राइवर से पूछा, अरे भाई ये किस तरह से चला रहा है, 1 घंटा बीत गया है और अभी तक दूसरे स्टैंड तक नहीं पहुंचे हम। और फिर उस बस ड्राइवर ने वही बात कही, बस ऐसे ही चलेगी, समझा। तभी बस एक स्टैंड पर रुकी और उस बस पर 3-4 लोग चढ़े और बस वहां से आगे के लिए निकल गई। मनोज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। तभी वो जो बूढ़ी औरत थी जिसे मनोज ने चढ़ाया था, उसी बूढ़ी औरत ने मनोज से कहा, बेटा इधर आओ। और फिर मनोज ने कहा, जी माँ जी बोलिए। और फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, यहाँ से नीचे उतर जाओ,
ये बस को रुकवाओ, हम दोनों को यहीं नीचे उतरना है। और फिर मनोज ने कहा, अरे माँ जी, लेकिन स्टैंड वगैरह तो कोई आया नहीं है। और फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने कहा ना हम दोनों यहीं उतरेंगे। और फिर मनोज ने कहा, अरे माँ जी कैसे उतरेंगे, बस स्टैंड तो आया ही नहीं है। और फिर मनोज ने उस बस ड्राइवर से कहा, सुन भाई, बस को रोक दे, हमें नहीं जाना तेरी बस में। और उस बस ड्राइवर ने हंसते हुए कहा। बस नहीं रुकेगी। और फिर मनोज ने कहा, बस नहीं रुकेगी? तेरे कहने का मतलब क्या है? अब बस बहुत हुआ, तेरी बदतमीजी कब से देख रहा हूं। बस ऐसे ही चलेगी, बस ऐसे ही चलेगी, और अगर तूने बस नहीं रोकी ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। वो जो टीसी था वो भी पीछे से बोला। बस नहीं रुकेगी। तभी वो बूढ़ी औरत खड़ी हुई और उसने मनोज से कहा, चलो बेटा, तब तक बस के दरवाजे तक ही पहुंचे, अगले वाले बस स्टैंड पे तो ये उतार ही देगा। और फिर मनोज और वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे बस के दरवाजे तक पहुंचे। और तभी उस बूढ़ी औरत ने मनोज को अजीब सी निगाहों से देखा। और मनोज ने फिर उस बस वाले को देखते हुए कहा, जल्दी से रोक बस को, हम यहीं उतरेंगे। तभी उस टीसी ने हंसते हुए कहा, अब तुम कहीं नहीं उतर सकते, ये बस कभी जिंदगी में नहीं रुकेगी। और फिर उस बूढ़ी औरत ने मनोज को उस बस से, यानी कि उस चलती हुई बस से धक्का दे दिया और खुद भी उस बस से नीचे कूद गई। मनोज चीख पड़ा और उसके माथे से पसीना बहने लगा। और तभी उसे एक जोरदार झटका लगा और उसने फिर जो देखा, उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि वो अभी भी बस स्टैंड पर ही खड़ा था और वो बूढ़ी औरत उसी बस स्टैंड पर बैठी हुई थी। मनोज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ जो अभी अभी हुआ वो क्या था। मनोज ने अपनी घड़ी की ओर देखा, तब रात के 12 बज चुके थे। और उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, हमारी जान बाल बाल बच गई। और फिर मनोज ने कहा, माँ जी आप क्या कह रही हैं? और फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, जिस बस में हम चढ़े थे वो एक भूतिया बस थी, क्योंकि मैं रोज आती जाती हूँ। मैंने रास्ते पर ध्यान दिया, जो एक बस स्टैंड आया था वो बस स्टैंड मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। मेरे हाथ में भी घड़ी थी, 1 घंटा हो गया था, लेकिन हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे, उसी बस में फंसे हुए थे। और अगर हम डर कर उस बस से नहीं कूदते तब हम उस बस में ही फंस कर रह जाते। और वो जो बस में टीसी और आदमी थे वो सब के सब आत्मा थे, जो कि कभी कभार आम इंसानों को दिख जाते हैं। मैंने उस बस के बारे में सिर्फ कहानियाँ सुनी थी, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि वो बस सच में मौजूद है और उसके अंदर जो एक बार फंस जाता है वो कभी बाहर निकल कर नहीं आ पाता। मनोज के माथे से पसीना टपकने लगा था और उसके बाद वहाँ पर एक ऑटो आया और वो दोनों उस ऑटो में बैठ गए। और उस ऑटो वाले ने मनोज को और उस बूढ़ी औरत के उसके घर तक छोड़ा। और उसके बाद मनोज ने कसम खा ली कि वो कभी भी देर रात को ऑफिस से छुट्टी नहीं करेगा। ऋतिक अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। तो ये कहानी थी एक भूतिया बस की। मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और अब हम दूसरी कहानी को शुरू कर रहे हैं और ये कहानी है एक लड़के की जो कि रात के वक्त ट्रेन में सफ़र कर रहा था। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ उसके साथ। ऋतिक अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। वो रोज़ रात को लोकल ट्रेन से सफ़र करता था। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो ट्रेन आ गई जिससे ऋतिक रोज़ सफ़र करता था और ऋतिक उस ट्रेन में जाकर बैठ गया। लेकिन
उसने फिर जो देखा, उसे देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो जो पूरा ट्रेन का जो डब्बा था वो खाली था। ऋतिक को काफ़ी साल हो गए थे सफ़र करते हुए, लेकिन ये पहली बार था जब उसे पूरा जो डब्बा था वो खाली मिला था। और फिर ऋतिक ने सोचा कि चलो अपने को क्या करना है, इसलिए वो चुपचाप से वहाँ बैठ गया। अगले ही स्टेशन पर एक बूढ़ा आदमी जो कि काफ़ी बुरी हालत में था, वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना था, वो ट्रेन के अंदर चढ़ा। और जब ऋतिक ने उस बूढ़े आदमी को देखा तब वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उस बूढ़े आदमी के हाथ में डब्बा था और वो ऋतिक के सामने आकर खड़ा हो गया। ऋतिक और उस अजीब से दिखने वाले आदमी के अलावा उस ट्रेन की बोगी में कोई भी नहीं था। ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया और ऋतिक को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वो जो बूढ़ा आदमी है वो कोई डाकू है। उसके जो पसीने थे वो छूट रहे थे। तभी उस बूढ़े आदमी ने ऋतिक की तरफ देखते हुए कहा, इस डब्बे में क्या है, देखोगे? और फिर ऋतिक ने कहा, नहीं, मुझे नहीं देखना। और फिर उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे देख लो, एक बार देख लो। ऋतिक को उससे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। और फिर उस आदमी ने वो डब्बा खोलकर ऋतिक को दिखा दिया। और जैसे ही उस आदमी ने उस ऋतिक को डब्बा खोलकर दिखाया, तब ऋतिक ने उस डब्बे के अंदर देखा तो वो डब्बा पूरी तरह से खाली था। और उस बूढ़े आदमी ने कहा, कैसा लगा मेरा मजाक? देखो तो सही, कितना डर गए तुम। ऋतिक काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। उसने जो अपना मुंह था वो दूसरी ओर कर दिया और चुपचाप से बैठ गया। धीरे धीरे ट्रेन चलती रही और वो बूढ़ा आदमी एक स्टेशन पर उतर गया। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद ऋतिक अपने घर पे पहुंचा। वहाँ पर खाना तैयार था, लेकिन ऋतिक जैसे ही खाना खाने बैठा, उसकी जो भूख थी वो अचानक से ख़त्म हो गई। उसका खाने का मन ही नहीं कर रहा था। जैसे ही उसने खाने का एक निवाला मुंह में डाला, तब उसे उल्टी हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर बात क्या है। उसे लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो हॉस्पिटल गया। लेकिन हॉस्पिटल में पूरा चेकअप करने के बावजूद भी कोई भी समस्या नहीं मिली। उस दिन के बाद से ऋतिक की जो भूख थी वो ख़त्म सी हो गई। वो खाना पीना बिल्कुल भी नहीं खाता था और उसका जो शरीर था वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। ऋतिक बड़े बड़े अस्पतालों में गया, लेकिन सारे जो डॉक्टर थे वो सब हैरान थे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। और फिर ऋतिक को याद आया कि जब से उसने उस डब्बे में देखा था तब से उसे खाने पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इसका मतलब हो ना हो वो जो बूढ़ा आदमी था उसी ने कुछ ना कुछ किया है। वो वापस से उसी स्टेशन पर गया। भूख की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वो उसी बूढ़े आदमी को ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर स्टेशन पर उसे कुछ लोग मिले और फिर उन्होंने बताया, अच्छा, वो बूढ़ा आदमी जो हाथ में डब्बा लेकर घूमता रहता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुमने उसे रात के वक्त ही देखा होगा। और उन लोगों ने बताया वो बूढ़ा आदमी असल में जिंदा नहीं है। और जैसे ही ये बात ऋतिक ने सुनी, उसने कहा, अरे आप क्यों मजाक कर रहे हैं? और फिर उन लोगों ने कहा, हम कोई मजाक नहीं कर रहे, हम तुम्हें हकीकत बता रहे हैं। रात के वक्त उस आदमी की आत्मा ट्रेनों में और रेलवे स्टेशंस पर घूमती है। कहते हैं कि काफ़ी सालों पहले एक आदमी था जो कि दिमागी रूप से ठीक नहीं था, इसलिए उसे कोई काम नहीं देता था और उसके पास खाने के लिए कभी पैसे नहीं होते थे। उसके पास सिर्फ एक डब्बा था जो कि हमेशा खाली रहा करता था। वो लोगों से हमेशा खाना मांगता था, लेकिन कोई भी उसे खाना नहीं देता था।
एक समय ऐसा आया जब 4-5 दिनों तक उस आदमी को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और फिर भूख की वजह से तड़प तड़प कर उस आदमी की मौत हो गई। लेकिन मरने के बाद वो वापस आया और लोगों को सबक सिखाने लगा। जो भी उसके डब्बे में एक बार देख लेता था उसकी जो भूख थी वो ख़त्म हो जाती थी। उसे भूख लगती तो थी लेकिन जैसे ही वो खाना खाने जाता था उसे खाना पचता नहीं था। वो जो आदमी था वो लोगों को एहसास दिलाना चाहता था कि आखिर भूखे पेट अगर कोई रहता है तो उसे कितना दर्द सहना पड़ता है। उसने कई सारे ऐसे लोगों को अपना वो खाली डब्बा दिखाया और आज की तारीख में उन लोगों की मौत हो चुकी है। जैसे ही ये बात ऋतिक ने सुनी तब उसकी जो रूह थी वो कांप गई और फिर ऋतिक ने पूछा, अरे तो मैंने भी वो देख लिया, कई दिनों से मुझे भी भूख प्यास नहीं लग रही है। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, जाके यहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर एक साधु बाबा बैठते हैं, उनसे पता करो, वो ज़रूर कोई रास्ता बताएंगे। ऋतिक उन साधु बाबा के पास गया और उन साधु बाबा ने कहा, तुम 100 गरीब लोगों को खाना खिला दो, तुम्हारी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। और फिर ऋतिक ने जैसे तैसे पैसों का बंदोबस्त किया और 100 गरीब लोगों को खाना खिलाया। और जैसे ही उसने 100 गरीब लोगों को खाना खिलाया उसकी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई और उसे भूख लगने लगी और वो खाना फिर से खाने लगा। लेकिन इतने दिनों में उसे एहसास हो गया कि न जाने कितने गरीब लोग रोज़ भूखे पेट सोते हैं, उन्हें कितनी तकलीफ़ होती होगी। इसलिए उसने फैसला किया कि वो एक ऐसी संस्था खोलेगा जो रोज़ गरीब लोगों को खाना खिलाएगी। और उसने ऐसा ही किया और वो रोज़ गरीब लोगों को अब खाना खिलाता है। मेरा नाम अश्विन है। बचपन से ही तैरने का बहुत शौक़ है मेरे को। स्कूल में जितने भी तैरने के कंपटीशन होते थे सब में मेरा नाम ज़रूर होता था। गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली थी, तभी मेरे पापा ने नानी के घर जाने का प्लान किया और मैं और मेरा पूरा परिवार नानी के घर पहुंचे। मैं पहली बार नानी के घर पहुंचा था तो वहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वहाँ की ताज़ी हवा और सुंदर वातावरण मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन एक चीज़ और थी जो कि मेरा ध्यान अपनी ओर खींचती रहती थी। वो थी एक नदी जो कि घर से थोड़ी ही दूर थी। वो नदी इतनी बड़ी और सुंदर थी कि उसे देखते ही मेरा मन करता था कि बस अभी अपने कपड़े उतार कर उस नदी में डुबकी लगा लूं और तैरने लगूं। मैंने अपने पापा से पूछा, क्या मैं इस नदी में तैर सकता हूं? तो मेरे पापा ने गुस्से से मुझे मना कर दिया। मुझे लगा कि शायद अभी थके हारे आए हैं, कुछ दिन बाद बोलूँगा तो मान जाएंगे। कुछ दिन बीते, मैं काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहा था उधर। जो गांव की चीज़ें होती हैं, गाय भैंस वगैरह जो काम होते हैं वही सब करता था और काफ़ी अच्छा लगता था गांव के साथ जुड़ने में। था तो उसी गांव का। धीरे धीरे दिन बीते और मैंने एक दिन वापस से पूछ लिया कि क्या मैं उस नदी में तैरने जाऊं, लेकिन वही जवाब मिला, मना कर दिया मुझे गुस्से में। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई मुझे उस नदी में तैरने के लिए जाने क्यों नहीं देता। मुझे काफ़ी बुरा लगता था इस बात का और गुस्सा भी आता था, लेकिन बहुत छोटा था, क्या कर सकता था। पता नहीं था कि सब मुझे मना क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही एक दिन घर के सारे लोग बाहर किसी काम के लिए गए। घर में सिर्फ मैं और मामी जी थे। मामी जी दिन भर घर के काम करती रहती थी और सुबह से लेकर दोपहर तक उन्होंने घर के काम किए थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और वो घर में ही सो गई। और वो जब सो गई और फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना चला जाए, अभी तो मामी जी सो रही हैं, घर के बाकी लोग बाहर गए हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, किसी को पता नहीं चलेगा, एक बार तैर कर आ जाता हूँ। मैं यही सोच कर गया और नदी के पास गया। वहाँ का एक नज़ारा लिया, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था। मैंने अपने कपड़ों को उतारा और तुरंत
नदी में डुबकी लगा दी। तैरने में जो मज़ा आ रहा था वो मज़ा मुझे कभी भी नहीं मिला था। छोटे छोटे स्विमिंग पूल्स में तो हर कोई तैर लेता था, लेकिन जब मैं उस नदी में उतरा तब मुझे तैरने का असली मतलब पता चला। वो जो नदी की तेज लहर थी उसके बीच में तैरना एक अलग ही चुनौती थी, और वो चुनौती मेरे लिए थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा था। मैं तैर रहा था। तैरते तैरते कब घंटे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे सूरज डूबने का समय आ गया, लेकिन अपनी मस्ती में मैं व्यस्त था। मुझे समय का कोई पता ही नहीं लग रहा था। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा तब वहाँ का जो वातावरण था वो बदलने लगा। खूबसूरत सी जगह जो दिख रही थी सुबह में वो धीरे धीरे डरावनी होने लगी। मुझे लगा कि अब उस नदी से बाहर निकल जाना चाहिए, इसलिए मैं तैरते हुए नदी के किनारे जा ही रहा था। तभी अचानक से मुझे तैरने में दिक्कत होने लगी। मैं काफ़ी देर तक उस नदी में तैरा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन तभी अचानक से मुझे कुछ दिक्कतें महसूस होने लगी थी। मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी तैरने के लिए। पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, नदी के किनारे आने लगा। तभी अचानक से मेरा पैर ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई अंदर खींच रहा हो, और वो काफ़ी ज़्यादा डरावना मंजर था। अचानक से मेरे पैर को पकड़ के किसी ने नीचे खींच लिया, और जब मेरे पैर को पकड़ के नीचे खींच लिया गया मुझे, तब मैंने पानी के अंदर ही एक काला साया देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना था। वो कोई जानवर तो नहीं था, क्योंकि जानवर हमेशा मुंह से पकड़ता है, बड़ी बड़ी मछलियां भी मुंह से ही पकड़ती हैं, लेकिन वो कुछ अलग ही था। उसके हाथ थे और उसने काला सा दिख रहा था कुछ, उसने अपने हाथ से मुझे पकड़ा था। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मैंने अपनी पूरी जान लगा के ऊपर आने की कोशिश करी, लेकिन वो जो काला सा जो साया था वो मुझे अंदर खींचे जा रहा था। और एक वक्त ऐसा आया कि मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया, ऑक्सीजन की कमी होने लगी, और फिर हाथ पैर मारते 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 मैं थक गया। मेरी ताकत ने जवाब दे दिया, और वही हुआ जिसका डर था। मैं बेहोश हो गया। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं नदी के किनारे हूँ और कई सारे लोगों ने मुझे घेर रखा है, और मेरी नानी और मेरी मम्मी मुझे देखकर रो रही हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ, मुझे किसने बाहर निकाला, मेरे साथ हुआ क्या था। मैं एकदम सदमे में था। तभी मेरी नानी गुस्से में मेरे पास आई और उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, तेरे अंदर दिमाग नहीं है, मैंने तुझे मना किया था ना कि इस नदी के पास नहीं जाना, तो तू इस नदी में क्या कर रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी जो नानी थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी, मुझे कभी भी डांटा नहीं करती थी मेरी गलतियों पे, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे बहुत डांटा और मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगा। लेकिन पता नहीं क्या हो गया था। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश करी कि मेरे साथ क्या हुआ था, और सबने हाँ में सर हिलाया, और हर किसी ने मुझे समझाना शुरू कर दिया, और हर कोई मुझसे कह रहा था, बेटा बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। अगर आपके घर वालों ने आपसे कहा था कि इस नदी से दूर रहना, तो आपको इस नदी के आसपास भी नहीं आना चाहिए था। आपने आज तो ये गलती कर दी, आगे से कभी ऐसी गलती मत करना, समझे आप। हर कोई मुझे यही बात समझा रहा था, लेकिन मैं तो यही सोच रहा था कि वो काली सी चीज क्या थी। मेरी आंखों का धोखा तो नहीं हो सकता, इतना तो मुझे यकीन था। कैसे तैसे उठा और घर के अंदर पहुंचा। काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब लग रहा था, और मेरी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मुझे बुखार हो गया। मैं उस काली सी चीज़ के बारे में सोचता रहता था। लगातार 3 दिन तक मैं उसी काली चीज़ के बारे में सोचता रहा कि वो क्या थी, वो जो मुझे दिखा था पानी के अंदर, वो क्या था। 3 दिन तक यही सब सोचता रहा और मेरी तबीयत खराब होती गई। डॉक्टर घर पे आए, चेकअप किया उन्होंने,
और मेडिसिन्स दी। काफ़ी दिनों तक मेडिसिन्स खाई, लेकिन जो वो सदमा था वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। रात के वक्त मेरी मामी जो थी वो मेरे लिए खाना लेकर आई और उन्होंने मुझे खाना देते हुए कहा, सबने आपको मना किया था ना, आप उस नदी के पास क्यों गए? और फिर मैंने जवाब दिया, मुझे तैरने का बहुत शौक है और मैं तैरने के लिए ही गया था। और फिर मेरी मामी ने मुझसे कहा, अच्छा तो आप डूब कैसे गए? आपको इतना अच्छा तैरना आता है तो? और फिर मैंने उन्हें सारी बातें बताई। और फिर मेरी मामी ने मुझसे कहा, घर वालों ने मना किया था लेकिन आप फिर भी गए, उसी का नतीजा है ये। वो तो आपकी किस्मत अच्छी, आप बच गए, आपको कुछ हो जाता तो? मैंने हाँ में सर हिलाया। और फिर मेरी मामी ने मुझे बताया कि वो जो नदी है वो दिखने में ही खूबसूरत है, लेकिन उसका जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा काला है। मैंने अपनी मामी से पूछा, काला इतिहास? आपके कहने का मतलब क्या है? फिर मेरी मामी ने मुझसे कहा, देखो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन घर में किसी को बताना मत कि मैंने आपको बताया। और फिर मैंने हाँ में सर हिलाया। और फिर मेरी मामी ने मुझे बताया कि वो जो नदी है वो काफ़ी सालों से इसी गांव में है, लेकिन उस नदी में कई सारे लोगों ने कूद के आत्महत्या की है। कई सारे लोग थे जो कि अपनी ज़िंदगी से परेशान होते थे, तो वो इसी नदी में आकर आत्महत्या कर लेते थे। न जाने कितने लोगों ने उस नदी में आत्महत्या करी है। और कहते हैं कि उस नदी में उन्हीं लोगों की आत्माएं वास करती है, इसलिए उस नदी के आसपास कोई भी नहीं जाता। हर कोई उसके नाम से ही कतराता है। इसलिए हर कोई आपको मना कर रहा था उस नदी के पास जाने के लिए, लेकिन आप नहीं माने। और आपके साथ जानते ही हैं क्या हुआ। पहले मैंने ये बात सुनी तो मुझे भूत प्रेतों पे तो यकीन था नहीं, लेकिन जो वो मैंने काली सी चीज़ देखी थी, उसे देखने के बाद मुझे उस नदी से डर ज़रूर लगने लगा था। मैंने कसम खा ली कि उस नदी के आसपास भी नहीं भटकूंगा। और मैं छुट्टियां बिताने के बाद सीधा शहर वापस आ गया। लेकिन वो जो काली सी जो चीज़ थी वो कभी कभी मुझे सपने में दिखाई देती है, और मुझे तो कभी कभी सपना भी आ जाता है कि मैं उसी नदी में डूब रहा हूँ और वो काली सी चीज़ मेरा पैर पकड़ के मुझे पानी के अंदर खींचती हुई ले जा रही है, और वो मंजर काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है। हाँ, तो ये थी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। तो जिस जिसको कहानी यहाँ पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानियाँ कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।